नमस्कार, मैं हुसैन रिजवी। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपिका यादव। सुबह के 9 बज रहे हैं। बड़ी खबरों में आप सभी का स्वागत है। अगले घंटे में आपको दिखाएंगे हर वो बड़ी खबर जिस पर रहने वाली आप सबकी नजर। और शुरुआत कर रहे हैं आज सुबह की बड़ी खबर के साथ। आपको वो तस्वीर अब हम दिखाने जा रहे हैं जिसने एक बार फिर से नेपाल के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। यह तस्वीर तिब्बत से आई है। नेपाल चीन बॉर्डर से 18 किलोमीटर ऊपर यह जगह है, तिब्बत की तरफ। इस जगह पर एक आर्टिफिशियल लेक बन रही है। 26 अगस्त को आई आपदा के बाद जो मलबा इकट्ठा हुआ उसने पानी के लिए बैरियर का काम करना वहां शुरू कर दिया है और इसकी वजह से वहां पानी इकट्ठा हो रहा है और नदी का बहाव बंद हो गया है। यह समझिए कि धीरे धीरे एक वाटर बम तैयार हो रहा है। इस आर्टिफिशियल बैरियर से बनी लेक में 200 करोड़ लीटर पानी अब तक आ चुका है और लगातार इसमें पानी बढ़ रहा है और अनुमान यह लगाया जा रहा है कि अगले 3 दिनों के अंदर इस लेक में, इस आर्टिफिशियल लेक में 300 करोड़ लीटर पानी इकट्ठा हो जाएगा। इससे पहले अगर यह बैरियर मैन्युअली नहीं टूटा और अगर 500 करोड़ लीटर पानी जमा हो गया और उसके बाद प्रेशर से बैरियर टूटा तो फिर नेपाल एक और बड़ी त्रासदी का सामना नेपाल को करना पड़ सकता है। इसीलिए नेपाल की नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने एक नया अलर्ट जारी किया। अब NDRRMA ने यह कहा है कि रसुवा गढ़ी बॉर्डर से 18 किलोमीटर ऊपर तिब्बत में एक नई बैरियर झील बन चुकी है, जिसकी वजह से नदी का रास्ता काफी अभी भी रुका हुआ है और नदी के इस रास्ते में अभी भी ग्लेशियर का मलबा पड़ा हुआ है, जिसकी वजह से नदी का जो बहाव है वो बंद हो चुका है। ये झील का एरिया 1,10,000 स्क्वायर मीटर है और इसमें करीब 200 करोड़ लीटर पानी जमा हो चुका है। अगले 3 दिनों में 300 करोड़ लीटर और पानी जमा हो सकता है। अगर ये झील का बांध टूटा तो नेपाल के भोटेकोशी और त्रिशूली नदी में एक बार फिर से अचानक से बाढ़ आ सकती है। देखिए, ये जो एक आर्टिफिशियल लेक यहां पर बन रही है, दरअसल ये एक बहुत बड़ा संकट है। जो मलबा इकट्ठा हुआ उसने पानी के बहाव को रोक दिया है। अब पानी का बहाव रुका है तो जो पीछे से पानी आ रहा है वो वहां पानी इकट्ठा होता जा रहा है। अभी तक 200 करोड़ लीटर पानी इकट्ठा हो चुका है और जो बैरियर है, जो आर्टिफिशियल बैरियर बन गया है, जो मलबा आया उसकी वजह से, वो उस मलबे ने इस पानी को रोक रखा है। पानी लगातार बढ़ रहा है। अब ये मलबा जब तक इस पानी को रोके रखेगा और यहां पर पानी की जो क्वांटिटी है अगर वो 500 करोड़ लीटर हो गई और उसके प्रेशर से ये मलबा जब हटेगा तो जो पानी निकलेगा वहां से वो एक बड़ी त्रासदी ला सकता है। ये खतरा इस वक्त नेपाल पर मंडरा रहा है। इससे पहले एक छोटा भूकंप भी आया 3 पॉइंट समथिंग मैग्नीट्यूड का। इसने भी जो है नेपाल के लोगों की जो की दहशत एक तरीके से बढ़ाई है और एक ये जो खतरा मंडरा रहा है इसकी वजह से भी लोग दहशत के साए में जी रहे हैं। बिल्कुल, तो इसी खतरे को देखते हुए जो इलाके हैं उन सभी इलाकों को खाली करवा दिया गया है। लेक करीब 1.1 लाख लेक में अभी 200 करोड़ लीटर पानी जमा हो रहा है और आशंका ये जताई जा रही है कि 3 दिन के अंदर यह आंकड़ा बढ़ करके 300 करोड़ से 500 करोड़ का लीटर भी हो सकता है, जिस वजह से त्रासदी जो आएगी आप समझ सकते हैं कि कितनी भयानक नेपाल के लिए कितनी बड़ी मुसीबत लेकर ये आ सकती है। अगर ये प्रेशर में बहता है तो कितनी फोर्स के साथ ये पानी शहरी इलाकों में, अलग अलग जिलों में नेपाल के दाखिल होगा और यही वजह है कि प्रशासन ने सभी को चेतावनी दी है और लगातार अलर्ट पर रहने के लिए कहा गया है। और पहाड़ियों की ढलान कई जगहों पर 30 डिग्री से 45 डिग्री तक है और इतनी ढलान पर जब पानी 500 करोड़ लीटर पानी जो बहेगा नीचे की जानिब, उसका फोर्स आप समझिए कितना ज्यादा होगा और वो कितना नुकसान कर सकता है। इसीलिए से एक वाटर बम का नाम इस आर्टिफिशियल लेक को दिया जा रहा है। तो ये जो तस्वीरें इस वक्त हम दिखा रहे हैं, यही तस्वीरें जो हैं वो नेपाल के लोगों के लिए एक बड़ी परेशानी का सबब बनी हुई हैं। एक रसुवागढ़ी बॉर्डर से करीब 18 किलोमीटर के फासले पर ये वो जगह है जिसकी तस्वीरें इस वक्त आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये ऊंचाई की तरफ है और तिब्बत का ये इलाका जहां पर एक आर्टिफिशियल लेक बन गई है। आर्टिफिशियल लेक बनी है, एक मलबा इकट्ठा हुआ जिसने नदी के बहाव को रोक दिया है और यहीं पर पानी इकट्ठा हो रहा है जिसे वाटर बम के तौर पर देखा जा रहा है। नेपाल के ऊपर अभी खतरा टला नहीं है क्योंकि गेरोंग एरिया में जो चीन के शिगात्से में पड़ता है एक और लेक फॉर्म हुई है और जो अनुमान ये लगाया जा रहा है कि अगर ये लेक आउटबर्स्ट होती है तो एक बार फिर से वैसे ही दिखेगा प्रभाव जैसे पहले देखने को मिला। हालांकि
चाइनीज मीडिया के मुताबिक ये कहा गया है कि कहीं से भी र्यूमर मॉन्गरिंग या फिर किसी भी ऐसी जानकारी जो कि सटीक ना हो उस पर यकीन ना करें। अब ऐसे में भोटकोशी एरिया, उसके अलावा उसके पास त्रिशूली बाजार और साथ में नारायण नदी, ये तीनों नदियां जो बहती हैं वहां पर पानी का जो बहाव है वो तेज हुआ है। लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। यहाँ पर जो अलग अलग जगहों से लेकर महिलाएं आई हैं, बच्चे हैं, उनको इवैक्यूएट करवाकर सुरक्षित जगहों तक भेजा जा रहा है, काठमांडू भेजा जा रहा है। और यही वजह है कि अब ये पूरी तैयारी की जा रही है नेपाल के द्वारा कि जल्द से जल्द लोगों को इससे राहत मिल सके, रेस्क्यू और रिलीफ हो सके। करीबन 20 से ज्यादा ऐसे डैम्स हैं जो प्रभावित हुए हैं, करीबन 50 से ज्यादा ऐसे जो ब्रिजेस हैं वो पूरी तरह से तहस नहस हो चुके हैं और जो अभी तक कैजुअलिटीज का आंकड़ा है वो 400 के लगभग पहुंच चुका है और 1000 से ज्यादा लोग अभी भी मिसिंग हैं। उसके अलावा 40 किलोमीटर का कुल मिला के स्ट्रेच है जो कि पूरा जो हाईवे है वाइप आउट हो चुका है। और इसके साथ साथ जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन है जहां से नेपाल के लिए बिजली जनरेट होती है उस पर इसका असर पड़ा है, जिसकी वजह से नेपाली आर्मी एक बार फिर से इसे रिवाइव करने की कोशिश कर रही है। कुल मिला के करीबन 13,500 से ज्यादा नेपाली आर्मी के जवान इस समय ऑपरेशंस में लगे हुए हैं। एक तरफ जहां खतरा इस बात का है कि जो दोबारा से लेक बनी है कहीं वो आउटबर्स्ट के साथ साथ उसमें बस्टिंग ना हो जिसका प्रभाव सीधा नेपाल की तरफ पड़े, जो गेटवे ऑफ नेपाल जिसे तिमुरे कहते हैं दरअसल उस पे ना पड़े। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए एहतियात बरता जा रहा है। यहाँ पे नेपाली आर्मी का बेस कैंप बनाया गया है। यहाँ से करीबन 15 के लगभग जो हेलीकॉप्टर्स हैं जिसमें सिविल हेलीकॉप्टर्स भी शामिल हैं उसको लगातार फ्लाई करवाया जा रहा है। चुनौती इस बात की है कि अगले 72 घंटे नेपाल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब 26 अगस्त को चीन से आए सैलाब में नेपाल तिब्बत बॉर्डर पर बना जो पोर्ट है वो इमिग्रेशन कॉम्प्लेक्स पूरी तरह से डैमेज हो चुका है। इमिग्रेशन कॉम्प्लेक्स की तबाही इतनी ज्यादा है, पहले और बाद की जो सैटेलाइट इमेज सामने आई है उससे आप बखूबी समझ पाएंगे कि बिफोर आफ्टर अब क्या सिचुएशन है। पहली तस्वीर 25 अगस्त की, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये वो कॉम्प्लेक्स है जिसके ऊपर से आपने देखा होगा एक 5 मंजिला इमारत है और कई सारे कॉम्प्लेक्सेस वहां बने हुए हैं और इसके ऊपर से पानी और मलबा आया है। ये इमारत पूरी तरह से तबाह हो चुकी है। ये तिब्बत का हिस्सा है और यहीं से पानी फिर आगे बढ़ा और ये नेपाल का आप हिस्सा देख रहे हैं जिस तरफ पानी जो है वो आगे की तरफ बढ़ा था और जिसने जो है वो काफी नुकसान जो है नेपाल के अंदर किया। इसमें इमिग्रेशन कॉम्प्लेक्स और उसके आसपास जो तमाम इमारतें बनी हुई हैं वो पूरी तरह से तहस नहस हो गई। अब ये बाद का हाल देखिए आप, अभी मैंने आपको जो तस्वीर दिखाई थी वो ठीक इसी जगह की थी लेकिन वो पहले की तस्वीर थी, त्रासदी से पहले की। अब इमिग्रेशन कॉम्प्लेक्स जहां पे था ये वो जगह आप देखिए, कुछ भी यहां आपको नहीं दिख रहा है। मतलब ये कि ऊपर से आए पानी के फोर्स ने और मलबे ने सब कुछ तहस नहस कर दिया और सारी चीजें मलबे के नीचे दबी हुई हैं, बर्बाद हो चुकी हैं। बताया जा रहा है कि भारत से कैलाश मानसरोवर की यात्रा के लिए गए जो ज्यादातर लोग थे वो इसी कॉम्प्लेक्स के पास इंतजार कर रहे थे, यहीं इकट्ठा हुए थे और उसी वक्त ये सैलाब आया, ये मुसीबत आई जिसमें बहुत नुकसान हुआ है। अब नेपाल में आए इस भीषण सैलाब के बाद से सेना और प्रशासन को अब तक का सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। सेना और नेपाल पुलिस के जवान मलबे में दबे हुए लोगों को निकालने में जुटी हुई है। जेसीबी के जरिए मलबे को हटाया जा रहा है। जो लोग घायल हैं उनका अस्पताल में इलाज किया जा रहा है। नेपाल में बाढ़ से अब तक 392 लोगों की मौत हो चुकी है। तकरीबन 1500 लोग लापता हैं और इनमें 290 भारतीय नागरिक भी शामिल हैं। सबसे ज्यादा चितवन में 137 शव मिले हैं। इसके अलावा जो पूर्वी नवलपरासी में 87, गोरखा में 32 और धांधिंग में 33, नुवाकोट में 28 और तनहू में 28, पश्चिमी में 27 और रसुवा में 17 शव बरामद हुए। पुलिस के मुताबिक बाढ़ प्रभावित इलाकों से अब तक 466 घायलों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। इन सब के बीच नेपाल में गुरुवार रात 9:18 पर 3.2 तीव्रता का भूकंप भी आया। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक इसका केंद्र 10 किलोमीटर की गहराई पर था। भूकंप के इन झटकों ने नेपाल में लोगों में और भी ज्यादा खौफ पैदा कर दिया। उन्हें डर है कि कहीं फिर से सैलाब ना आ जाए और अब देखिए मरने वालों का आंकड़ा बढ़ चुका है। मरने वालों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है और जो
एडमिनिस्ट्रेशन का काम देख रहे हैं इस वक्त। अब देखिए 469 हो चुका है अब तक मरने वालों का जो आंकड़ा है। 290 भारतीय अब भी ऐसे हैं जिनसे कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है। 1500 से ज्यादा लोग अब भी लापता हैं, जिनकी तलाश में नेपाल का अब तक का सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। सेना और नेपाल पुलिस के अलावा तमाम और जो एजेंसीज हैं वो इस वक्त काम पर लगी हैं। कोशिश यही है कि जितनी जल्दी हो सके मलबे को हटाया जाए, क्योंकि हर गुजरते लम्हे के साथ मलबे में दबी हुई जिंदगी की जो आस है वो खत्म हो रही है, आस टूट रही है। हर रोज आपदा के नए वीडियो सामने आ रहे हैं और नुकसान का अनुमान शरीर में कपकपी भर रहा है। चीन से नेपाल आई महाविनाशकारी तबाही से भारी नुकसान हुआ है। छब्बीस अगस्त को नेपाल में आई अचानक बाढ़ ने भारी तबाही मचाई है। कुछ ही मिनटों के अंदर कई जिंदगियां तबाह हो गई। गाड़ियां और घर ताश के पत्तों की तरह बह गए। कुछ ही मिनटों में सैकड़ों जिंदगियां मलबे में दब गई। अब हालात ऐसे हैं कि पूरा इलाका खाली पड़ा हुआ है। जहां तक नजर जाएगी सिर्फ मलबे का ढेर नजर आता है। 26 अगस्त को नेपाल में जो हुआ वो कोई साधारण क्लाउड बर्स्ट या फिर बारिश की वजह से नहीं था, बल्कि चीन के शिनजियांग इलाके के चीन और नेपाल की सीमा से 5200 मीटर की ऊंचाई पर जो गेरोंग एरिया है, वहां पर आइस ब्लॉक या फिर डेबरी के फॉर्म में जब ग्लेशियर टकराए तो उसने पूरे रास्ते को ब्लॉक कर दिया। लिंडे रिवर जो कि तिब्बत में पड़ता है, इसको पूरी तरह से ब्लॉक करने के बाद जब तेज बहाव आया तो ये करीबन 1200 मीटर नीचे की तरफ जाने के बाद तेज प्रवाहित होते हुए ये सीधा नेपाल के अंदर घुसा। नेपाल के टिमुरे एरिया जो कि रसुआ पूरे डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, उसको सबसे ज्यादा इसने इफेक्ट पहुंचाया। कुल मिला के 11 ऐसे एरियाज थे जहां पर नदी ने अपना बहाव पूरी तरह से बदल लिया। यही वजह है कि इसका असर दुकानों पर, नदी के मुहाने पर रहने वाले लोगों पर और यहां तक कि जो डैम्स उसके रास्ते पर आए या फिर उसके साथ साथ जो पुल्स ब्रिजेस थे उन सब पर पड़ा और सबको ये अपने साथ बहाता हुआ ले गया। नेपाल में रसुआ के बाद सबसे ज्यादा तबाही नुवाकोट में हुई है। भोटेकोशी नदी में आए सैलाब का एक वीडियो सामने आया है। इसमें पानी और हजारों टन मलबा घरों, दुकानों और गाड़ियों पर कहर बनकर गिर रहा है। सैलाब का वेग इतना ज्यादा है कि एक पल में उसमें सब कुछ समा रहा है। भोटेकोशी नदी में आई बाढ़ के बाद नुवाकोट में मलबा रिहायशी इलाकों में घुसा है। हजारों टन मलबे ने त्रिशूली बाजार में बने घर और दुकानों को दफन कर दिया। सरकारी ऑफिस, बैंक, एटीएम, घर, दुकान कुछ भी नहीं बचा। मलबा इतना ज्यादा था कि घर और ऑफिसेस की 2-3 मंजिलें उसके नीचे दब गई। ट्रक,
कार और टू व्हीलर्स का तो कुछ पता ही नहीं। सैलाब में कई घर समा गए हैं। पानी के तेज बहाव के साथ आया मलबा घरों में भर गया है। तो लोग यहाँ पर थे, जिनके घर यहाँ पर थे, उनको मौका नहीं मिला कि वो बाहर निकल सके, जिनकी दुकानें यहाँ पर थी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पप्पू कुमार ठाकुर है। आपकी कहाँ पे शॉप थी और अभी क्या हालत है? जो वहाँ पे जो देख रहे हैं ना आप, हाँ। डोजर है, वहाँ पे भी मेरा दुकान था। अभी अंदर ही है, कोई मालूम नहीं क्या है, नहीं उसमें पूरा भगा कर ले गया है, कुछ नहीं बचा हुआ। कोई पहले से कोई जानकारी थी कि ऐसा? जानकारी नहीं थी पहले से। 5 मिनट पहले खबर आया कि यहाँ पे पानी आने वाला है। बहुत आदमी थे, यहाँ पुल थी नहीं, उसमें लगभग 200 आदमी वीडियो बनाने के लिए बैठे हुए थे। वो भी अंदर मालूम ही नहीं है सब बचा कि नहीं बचा, उसके अंदर ही गया, कुछ मालूम नहीं चला अभी तक। जो लोग इस मलबे के नीचे दबे हैं, उनके बचे होने की उम्मीद भी हर बीतते पल के साथ कम होती जा रही है। नेपाल में ग्लेशियर के फटने के बाद आई भीषण बाढ़ का असर बिहार के चंपारण से लेकर पटना तक देखा जा रहा है। वाल्मीकि नगर बैराज के सभी 36 गेट खोलने पड़ गए। बैराज पर प्रेशर तो कम हो गया, लेकिन पानी जो बढ़ा फिर वो आगे पटना में गंगा के जलस्तर के बढ़ने की वजह बन गया। अब इसकी वजह से पटना में जो निचले इलाके हैं वहां से लोगों को शिफ्ट किया जा रहा है। वहीं यूपी के महाराजगंज में गंडक नदी से एसडीआरएफ ने 4 शव बरामद किए। इधर कुशीनगर की नारायणी नदी में आई बाढ़ की वजह से हजारों क्विंटल लकड़ियां बहकर वहां आ गई हैं। पानी बढ़ने की वजह से लोगों की फसलों को भी काफी नुकसान हुआ है। पटना में गंगा नदी के निचले इलाकों में पानी भरने लगा है। लेकिन गंडक बैराज वाल्मीकि नगर में हालात नियंत्रण में है। यूपी के कुशीनगर में नेपाल से बहकर हजारों क्विंटल लकड़ियां नदी में आ गई हैं। महाराजगंज के गंडक नदी में नेपाल से आई 4 डेड बॉडी बरामद हुई है। वाराणसी के दशाश्वमेध घाट पर बाढ़ पीड़ितों की रक्षा के लिए गंगा आरती हो रही है। नेपाल में आई भीषण त्रासदी का असर पूर्वी यूपी और बिहार पर भी दिखने लगा है। वाल्मीकि नगर के गंडक बैराज में सिचुएशन को नॉर्मल करने के लिए सभी 36 गेट खोल दिए गए, तो पटना में गंगा के निचले इलाकों से लोगों को शिफ्ट करना पड़ा। वहीं यूपी के महाराजगंज, कुशीनगर, पीलीभीत, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और गोरखपुर में अलर्ट है। नेपाल हादसे के पीड़ितों की सलामती के लिए दुआओं के बीच सीएम योगी खुद हालात पर नजर बनाए हुए हैं। नेपाल के प्रलयंकारी बाढ़ के बाद सबसे बड़ा खतरा बिहार के वेस्ट चंपारण, बगहा, बेतिया और मोतिहारी समेत सभी बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट पर था। वाल्मीकि बैराज पर नेपाल से आने वाले पानी के प्रेशर को कम करने के लिए प्रशासन युद्ध स्तर पर काम कर रहा था। सभी 36 गेट खोलकर वाटर डिस्चार्ज नॉर्मल करने की कोशिश की जाने लगी। सीएम सम्राट चौधरी ने डिप्टी सीएम विजय कुमार चौधरी के साथ वाल्मीकि नगर बैराज और बाढ़ प्रभावित इलाके का हवाई सर्वेक्षण किया, हालात की समीक्षा की और बताया कि संकट फिलहाल टल गया है। देखिए, बाढ़ का पूरा जायजा हम लोगों ने लिया और भगवान की कृपा से लगभग चीज़ें अब स्टेबल हो रही है और हम लोग वाल्मीकि नगर तक जाकर हम लोगों ने देखा अब धीरे धीरे हमारा सेटलमेंट हो रहा है। पानी से अब कहीं कोई दिक्कत नहीं लग रहा है। गृह मंत्री जी भी आदरणीय गृह मंत्री जी ने, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का लगातार संपर्क रहा। बिहार की चिंता लगातार कर रहे थे क्योंकि हम लोग को ये नहीं पता चल पा रहा था कितनी पानी आए। भगवान की कृपा से लगभग 1.5 लाख क्यूसेक पानी आए और हम स्टेबल हैं। बिहार के वाल्मीकि नगर में गंडक नदी पर बैराज बना है जो नेपाल से आने वाले पानी को कंट्रोल करता है। नेपाल तिब्बत बॉर्डर पर जहां ग्लेशियर टूटने से जल प्रलय आया, वहां से वाल्मीकि नगर की दूरी 250 किलोमीटर से अधिक है। नेपाल के भोटेकोसी, त्रिशूली और नारायणी नदी होते हुए गंडक तक आते आते जल प्रवाह की गति कम हुई। अब बड़ी खबर आपको बरेली से बता रहे हैं, जहां पर मेयर की तरफ से आयोजित सामूहिक रक्षाबंधन कार्यक्रम जबरदस्त अव्यवस्था का शिकार बन गया।
कार्यक्रम के दौरान गर्मी और उमस के कारण महिलाओं की हालत बिगड़ गई और उनसे इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। महिला की शिनाख्त मधु सिंह के रूप में हुई है और सामूहिक रक्षाबंधन का ये कार्यक्रम बरेली के मेयर उमेश गौतम की तरफ से आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम में करीब 20,000 से ज्यादा कुछ महिलाएं पहुंच गई थी। सुबह 10 बजे से महिलाओं का पहुंचना शुरू हो गया और करीब 11 बजे तक मैदान पूरी तरह भर चुका था। इस बीच गर्मी और उमस के बीच अचानक भीड़ बढ़ने से हालात खराब हुए। कुछ महिलाएं धक्का मुक्की और गर्मी की वजह से बेहोश होकर गिर पड़ी। कार्यक्रम में महिलाओं से राखी बंधवाने के लिए पहले से कूपन बांटे गए थे। बड़ी संख्या में महिलाएं अपने बच्चों और बुजुर्ग परिवार के साथ पहुंची थी। भीड़ इतनी ज्यादा हो गई कि मैदान में पैर रखने तक की जगह नहीं थी। कई महिलाएं बैरिकेडिंग पार कर मंच की ओर बढ़ने लगीं। इससे मौके पर अफरा तफरी जैसे हालात पैदा हो गए। इसके बाद मैदान में कई जगहों पर टूटी हुई चूड़ियां, चप्पल और दूसरा सामान बिखरा हुआ दिखाई दिया। चश्मदीदों के मुताबिक इतनी बड़ी संख्या में महिलाओं को बुला लिया गया, लेकिन भीड़ को मैनेज करने के लिए कोई इंतजाम नजर नहीं आया। गर्मी में पानी, सुरक्षित रास्ता, आने और जाने के अलग अलग रास्ते, भीड़ को काबू करने के लिए इंतजाम, ये सारी चीजें नदारद थीं। उपहार बांटने के दौरान भीड़ का दबाव और बढ़ गया। महिलाओं में उपहार लेने की होड़ मची और इसी में धक्का मुक्की हुई। फिलहाल कार्यक्रम में अव्यवस्था और महिलाओं के घायल होने को लेकर मेयर उमेश गौतम मीडिया से दूरी बनाए हुए हैं। अब गुरुवार को बरेली क्लब में इस कार्यक्रम में अव्यवस्था को लेकर के महिलाओं ने क्या कहा है वो आपको सुनवाते हैं। हमारे भगदड़ में वो भी दब गई, हम भी दब गए। अभी को तो खींच के ऊपर निकाल लिया था, वो गिर गई, उसको पंडाल में खींच लिया। कौन थी आपकी? भाभी, हमारे फुफेरा भाई की बीवी। कहाँ आई थी? ये राजा तोमर है। इसको 15 वो दिए थे मेयर साहब ने, तो हमने पड़ोस में ही दे दिए थे। हम 15 लोग घर से 15 पास दिए थे। हाँ, अब 15 पास में ये एक हम एक घर से दिए और बाकी सबसे हम दब गए। बेटा ये तो खत्म हो गई, उधर से लेके आए, हम बताया भी नहीं, हम बार बार ढूंढ रहे थे। कितनी उम्र है इनकी? ऐसी 40-45 साल। जहाँ बैठे वहीं आ गए, राखी बांध दी और वहीं सामान मिल गया तो घर चले आए। और इस बार क्या हुआ? इस बार तो बहुत ही ज्यादा भीड़। अरे हाँ, इसकी मालूम नहीं आते हैं। तो आपको चोट भी लगी है? कहाँ लगी है चोट? चोट पैर भी लगी, पैर भी हो गया। तो आप दब गई थी भीड़ में क्या? हाँ। कितनी भीड़ थी अम्मा? अरे बहुत ही थी, हमने भीड़ में से खींचा, हमें एक के ऊपर बैठाला। यूपी के शामली में हरियाणवी सिंगर अंकित बालियान के हत्यारों की तलाश जारी है। यूपी के 3 जिलों की पुलिस हत्यारों की तलाश में लगी हुई है। शामली, बागपत और मुजफ्फरनगर की पुलिस इस हत्याकांड की जांच में जुटी है। पुलिस की एक टीम हरियाणा में भी हत्यारों का सुराग तलाश कर रही है। इस बीच हत्याकांड का सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद कुछ संदिग्धों की तस्वीर सामने आई है। और ये सभी बाइक पर सवार होकर के उस जगह की रैकी कर रहे थे जहां पर हत्याकांड को अंजाम दिया गया। अंकित बालियान की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ चुकी है। रिपोर्ट के मुताबिक अंकित के शरीर में 5 गोलियां मिली हैं, जबकि 4 बुलेट अंकित की बॉडी के आर पार हो गई। पुलिस अब सीसीटीवी के आधार पर फ्रेम तलाश रही है और जिसे हत्यारों का सुराग मिल सके। गोलियां चलने की आवाज से शामली का पूरा मोहल्ला थर्रा गया। एक के बाद एक गोलियां बरसती रहीं। 9 गोलियां तो सीधे अंकित बालियान के शरीर में लगी। सीसीटीवी में दिख रहा है अंकित जिम से बाहर निकला और गाड़ी की तरफ गया। तभी घात लगाकर बैठे ये चारों युवक उसकी कार की तरफ बढ़े। काले कपड़ों वाला युवक तो हथियार निकालते हुए भी दिख रहा है। चारों ने जमकर गोलियां चलाई। जब ये पुख्ता हो गया कि अंकित के शरीर में गोलियां घुस चुकी हैं, तो ये चारों हत्यारे फरार हो गए। इस सीसीटीवी में इनकी यही सबसे क्लोज तस्वीरें हैं। पुलिस के पास ये तस्वीर भी है। बाइक पर सवार ये युवक इस मर्डर केस के प्राइम सस्पेक्ट हैं। इनकी पहचान करके तलाश की जा रही है। इस केस में तीसरा सबसे बड़ा अपडेट यह है कि सोशल मीडिया पर गोगी गैंग ने इस हत्याकांड की जिम्मेदारी ली है।
हरियाणा के गोगी गैंग से जुड़े सोनीपत के रहने वाले भोलू शाहपुरिया नाम के शख्स ने एक पोस्ट शेयर करके जिम्मेदारी लेते हुए लिखा कि वो इस हत्याकांड की पूरी जिम्मेदारी लेता है। पोस्ट में लिखा है कि अंकित उनके दुश्मनों का साथ देता था। गोगी के साथ हुई घटना पर इसने गाना बनाया था। इसका अंजाम इसको मिल गया। अंकित बालियान की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ चुकी है। पोस्टमार्टम में अंकित की बॉडी पर 9 गोलियों के निशान हैं। 5 गोलियां अंकित बालियान के शरीर के अंदर मिली हैं, जबकि 4 बुलेट अंकित की बॉडी के आर पार निकल गईं। एक्सरे रिपोर्ट के मुताबिक अंकित के सिर और सीधे हाथ की 4 आर्म्स की हड्डियां भी टूटी हुई हैं। इससे आशंका जताई जा रही है कि गोलीबारी के अलावा उसके साथ हमलावरों ने मारपीट भी की होगी। इस बीच अंकित बालियान की हत्या के आरोपियों से जुड़ी 2 तस्वीरें सामने आई हैं। ये दोनों तस्वीरें सीसीटीवी फुटेज में कैद हुई हैं, जिनमें 2 बाइक पर 4 आरोपी बैठे नजर आ रहे हैं। अपराधियों ने वारदात को अंजाम देने से पहले जिम के बाहर रेकी की थी। उसी दौरान ये तस्वीरें वहां लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। अंकित बालियान की मौत हो गई। फिलहाल अगर आप देखेंगे, कल से ये जिम बंद है। पुलिस ने पूरी जांच की है। जिम के बाहर जो एंट्रेंस पॉइंट है, वहां पर आपको सीसीटीवी कैमरे नजर आ रहे होंगे। इन सीसीटीवी कैमरों की फुटेज को भी पुलिस खंगाल रही है। कैमरों की फुटेज के अलावा आसपास के इलाकों में कुछ सस्पेक्ट्स ऐसे हैं जो कि सीसीटीवी कैमरे में कैद हुए हैं, उनकी तलाश की जा रही है, जिसमें बाइक पर सवार कुछ लड़के नजर आ रहे हैं इस हत्याकांड को अंजाम देने के बाद, जब वो यहां से फरार हो रहे थे। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी कैमरे की फुटेज से जो हमलावर हैं उनकी तलाश कर रही है। अंकित बालियान हरियाणा के रोहतक और सोनीपत में रहकर सिंगिंग और एक्टिंग का काम करता था। कुछ समय पहले ही वो अपने बर्थ प्लेस शामली में शिफ्ट हुआ था। अंकित के घर वालों की माने तो उसका कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं था, न ही किसी से दुश्मनी थी। इसलिए पुलिस ने घटना वाली जगह लगे सीसीटीवी कैमरों को खंगालना शुरू किया है। घटनास्थल के मुआयने से ये पता चला कि लगभग 18 राउंड फायर किए गए हैं और आसपास के सीसीटीवी फुटेजेस को भी खंगाला गया है। 4 अपराधी जो 2 मोटरसाइकिल्स पर थे, उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया। इन अपराधियों के आइडेंटिफिकेशन और इनके गैंग कनेक्शन की जानकारी के प्रयास किए जा रहे हैं। घटना के बाद एक सोशल मीडिया पोस्ट भी आया है जो गोगी ग्रुप के नाम से आया है और जिसको भोलू शाहपुरिया नाम के एक व्यक्ति ने, एक अपराधी ने इस घटना की जिम्मेदारी ली है। सोशल मीडिया पोस्ट की ऑथेंटिसिटी की जानकारी करने की कोशिश की जा रही है। साथ ही इस घटना का कोई गैंग कनेक्शन हो उसको भी जानकारी करने का प्रयास किया जा रहा है। अंकित ज़्यादातर समय सोनीपत जनपद में रहते थे और पिछले कुछ महीनों से ये वापस शामली आए थे। शामली के ही मूल निवासी हैं। पुलिस हर अहम सुराग तलाश रही है। अंकित के इंस्टाग्राम प्रोफाइल को भी बारीकी से देखा जा रहा है। पुलिस इस जांच में जुटी है कि गोगी गैंग का अंकित बालियान से क्या कनेक्शन है। शामली, बागपत और मुजफ्फरनगर की पुलिस मामले की जांच कर रही है। पुलिस की 4 टीमें हरियाणा भेजी गई है। अंकित की हत्या से इलाके में गुस्सा है। बुधवार देर रात अंकित के शव का वीडियोग्राफी के साथ पोस्टमार्टम करवाया गया। गुरुवार सुबह अंकित का शव परिजनों को सौंप दिया गया। अंकित के घर के बाहर सुरक्षा को देखते हुए पुलिसकर्मी भी तैनात किए गए हैं। जो सोनीपत में है उनका ही कुछ झगड़ा है, हमारे को नहीं पता क्या झगड़ा है क्या नहीं है। यह तो फोन बताएगा, वो तो मर गया बताने वाला, फोन बताएगा। फोन। बड़ी खबर, दिल्ली के मुस्कान मर्डर केस में वांटेड इमरान को पुलिस ने एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार कर लिया। दिल्ली पुलिस के स्पेशल स्टाफ को आरोपी इमरान के आने की खबर मिली थी, जिसके बाद स्टाफ की टीम ने ट्रैप लगाया और जैसे ही इमरान राजौरी गार्डन के नाला रोड पर आया, उसी दौरान उसने पुलिस पर फायरिंग कर दी। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए उसे गोली मारकर गिरफ्तार कर दिया। इसके बाद उसे काबू में कर लिया गया। पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। घायल बदमाश को गिरफ्तार कर अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है और इस बीच एफएसएल की टीम ने एनकाउंटर वाली जगह से बैलिस्टिक सबूत जुटाए हैं। तिलक नगर के मावी नगर इलाके में बुधवार की रात घर में घुसकर 21 साल की छात्रा और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर मुस्कान की चाकू मारकर हत्या करने के बाद से इमरान फरार था और शुरुआती जांच में यह पता चला है कि मृतका की 1.5 साल से आरोपी की जान पहचान थी और आशंका है कि दूसरे से दोस्ती के शक में इमरान ने मुस्कान की हत्या कर दी।
पश्चिमी दिल्ली के तिलक नगर इलाके में मुस्कान की हत्या करने वाले इमरान को लगातार पुलिस ढूंढ रही थी और पुलिस को जब ये जानकारी मिली कि वो राजौरी गार्डन के नाला इलाके में आ रहा है, पुलिस ने उसको घेरने की कोशिश की और इस जगह पर जब इमरान भागा तो पुलिस के साथ उसकी मुठभेड़ हुई। मैं उसी जगह पर मौजूद हूँ। देखिए ये निशान देखिए जहाँ दो जो गोली है वो इमरान के पैरों पर लगी और 10 राउंड फायरिंग यहाँ पर टोटल हुई है। आप देखेंगे कि ये निशान है यहाँ पर राजौरी गार्डन के नाला इलाके पर इलाके में। ये देखिए कि 10 नंबर यहाँ पर है, यानी कि 10 राउंड फायरिंग और अलग अलग जो खोखे के जो निशान है वो यहाँ पर बनाए गए हैं, चाहे वो ये तमाम जो निशान है आप देख रहे हैं। इसके अलावा पुलिस ने यहाँ पर कुछ और जानकारियां भी लिखी है। वहीं इमरान के दोनों पैरों पर चूंकि गोली लगी है और ये ब्लड देखिए, रात के वक्त ये इनकाउंटर हुआ और जो मुस्कान के हत्या का आरोपी है इमरान, जब उसने भागने की कोशिश की पुलिस। उत्तराखंड के रुद्रपुर में जश्न ईद मिलादुन नबी के मौके पर एक मौलाना की तरफ से दिया गया भाषण अब विवाद की वजह बन रहा है। त्रिशूल चौक पर कार्यक्रम हो रहा था, मौलाना की तकरीर का मौका था और उसी से जुड़ा वीडियो सामने आया जिसमें मौलाना मदरसों को लेकर राज्य सरकार को चेतावनी देते हुए सुनाई दे रहे हैं। मौलाना ने कथित तौर पर कहा कि अगर मदरसों को छेड़ा गया तो मुसलमान क्या हाल करेंगे, इस पर विचार करना होगा। मौलाना जब ये बयान दे रहे थे तो सामने हजारों की भीड़ थी। जुलूस में कार्यक्रम में अल्लाह अकबर के नारे लग रहे थे। मौलाना के भाषण का वीडियो सामने आने के बाद रुद्रपुर के मेयर विकास शर्मा ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि सरकार ने किसी वैध मदरसे के खिलाफ कार्रवाई नहीं की है, जो अवैध मदरसे थे उनके खिलाफ कार्रवाई हुई है। मेयर ने कहा कि मौलाना विवादित तकरीर करके लोगों को भड़का रहे हैं। मदरसों के बारे में ज्यादा फैसला आप मत करो, इसलिए कि हम भी तो अपने मुसलमानों को तालीम देते हैं किसी पर जुल्म नहीं करना है, झूठ नहीं बोलना है, चोरी नहीं करनी है, ज्यादती नहीं करनी है, कोई भी चीज नहीं करनी है। और याद रखना अगर मदरसे बंद कर दिए तो फिर देखना आप ये मुसलमान क्या हाल करेंगे। ये किसी की सुनने वाले नहीं है, ये तो अपने उलमा की इज्जत करते हैं जो सुन लेते हैं, वरना आज भी इनके अंदर वही जज्बा है जो सहाबा के अंदर था। जब जंगे बद्र हुई थी और नबी जब परेशान हुए थे तो एक सहाबी रसूल खड़े हुए और खड़े होकर के कहा, उठे मिक़दाद उठकर अर्ज की, ऐ सरवरे आलम, नहीं है कौमे मूसा की तरह कह देने वाले हम, नबी का हुक्म हो तो कूद जाए हम समंदर में जहां को महक कर दे नारे अल्लाहु अकबर में, नारे तकबीर। यूपी के सीतापुर में फायर सेफ्टी ट्रेनिंग के दौरान एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। तंबौर थाना परिसर में मॉक ड्रिल के दौरान एक युवक झुलस गया। दरअसल तंबौर थाना परिसर में फायर ब्रिगेड की टीम गैस सिलेंडर में लगी हुई आग को सुरक्षित तरीके से बुझाने की ट्रेनिंग दे रही थी। इसी मॉक ड्रिल में नंद किशोर नाम का एक युवक भी शामिल था। नंद किशोर जलते हुए गैस सिलेंडर की आग को बुझाने की कोशिश कर रहा था। उसने पानी से भीगा हुआ तौलिया सिलेंडर पर डाला, लेकिन तभी सिलेंडर अचानक बेकाबू होकर उसी की तरफ लुढ़कने लगा। देखते ही देखते सिलेंडर की तेज लपटें नंद किशोर के चेहरे और हाथ तक पहुंच गईं। अब इसकी वजह से उसका हाथ और चेहरा झुलस गया। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। हालात को बहुत जल्द काबू में कर लिया गया, लेकिन एक बड़ा हादसा जरूर हो गया। बिहार सरकार और प्रोटेस्ट कर रहे छात्रों के बीच बातचीत सफल होने के बाद गर्दनी बाग में धरने पर बैठे छात्रों ने प्रोटेस्ट खत्म कर दिया। बिहार सरकार ने छात्रों की भी सभी मांगें मान ली हैं। अब TRE 4 की परीक्षा में PT और मेंस की जगह जो 2 एग्जाम होते थे, अब उनकी जगह 1 एग्जाम होगा। छात्र एकल परीक्षा की मांग लंबे वक्त से कर रहे थे। छात्रों की मांग मांगे जाने के बाद छात्रों ने जश्न मनाया और सीएम का धन्यवाद किया। वहीं सीएम सम्राट चौधरी ने छात्रों की मांगों को लेकर एक्स पर पोस्ट करके जानकारी दी। लिखा कि सरकार शुरू से ही छात्रों को लेकर गंभीर रही है और अब छात्रों की मांगों के संबंध में फैसला लिया गया। इस बार TRE 4 परीक्षा सिर्फ 1 चरण में आयोजित होगी। इसके साथ ही 9 और बड़े फैसले किए गए। प्रोटेस्ट कर रहे छात्रों ने कहा कि सीएम ने अभ्यर्थियों को रक्षाबंधन गिफ्ट दिया। JSSC CGL परीक्षा में धांधली की जांच कर रही झारखंड CID की SIT ने दिल्ली से 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान सोमेश प्रकाश और राहुल के तौर पर हुई। दोनों परीक्षा संचालन से जुड़ी तकनीकी और प्रबंधन की जिम्मेदारी संभालने वाली एजेंसी से जुड़े हुए हैं। इस मामले की जांच के दौरान जुटाए गए डिजिटल एविडेंस और आरोपियों की गतिविधियों की जांच में आरोपी सोमेश प्रकाश और राहुल की भूमिका संदिग्ध पाई गई। SIT अब यह पता लगाने में लगी है कि दोनों आरोपियों ने किस स्तर पर एग्जाम संबंधी जो गोपनीय जानकारियां वो हासिल करके इसे कैसे आगे बढ़ाया। गिरफ्तारी के बाद दोनों से इस वक्त
सीआईडी की एसआईटी पूछताछ कर रही है। और अब खबर यूपी के बाराबंकी से है, जहां रक्षाबंधन के मौके पर फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट ने मिलावटखोरों के खिलाफ कार्रवाई की। एक तरफ यहां देश भर में रक्षाबंधन का जश्न का माहौल है, तो दूसरी तरफ त्योहार पर मिलने वाली मिठाइयों में मिलावट की जांच को लेकर फूड डिपार्टमेंट एक्शन में है। त्योहारों के मौसम में मिलावटखोर लोगों की सेहत से खिलवाड़ करने की कोशिश न करें, इसीलिए बाराबंकी में करीब दर्जन भर मिठाई और मिल्क प्रोडक्ट बेचने वाले दुकानों पर रेड हुई। इस दौरान खाद्य विभाग की टीम ने बड़े पैमाने पर नकली दूध, पनीर और मिठाइयां नष्ट की। दुकानों से जांच के लिए 6 सैंपल लिए गए। खाद्य विभाग के मुताबिक जांच में गड़बड़ी मिलने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आज रक्षाबंधन का त्योहार है, जमकर लोग मिठाई खरीद रहे हैं। साथ ही पूरे देश में मिलावटखोरों पर भी कड़ी नजर रखी जा रही है। पिछले 24 घंटे में यूपी से लेकर एमपी तक मिलावटखोरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हुई। मध्य प्रदेश के देवास में जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 900 किलो से ज्यादा मिठाई जब्त की। ये मिठाई ऐसे मावे से बनाई गई थी जो एमपी में बैन है। आज भी छापेमारी की कार्रवाई जारी रह सकती है। इसके साथ साथ लखनऊ में भी प्रशासन ने बिना लाइसेंस वाली मिठाई की फैक्ट्री पर रेड की। खोया और नकली तेल बरामद किया। मिर्जापुर, बुलंदशहर, गाजियाबाद में भी इसी तरह की कार्रवाई हुई है। मिलावटी मिठाइयां और नकली पनीर की ये खेप आपके घर तक पहुंचने वाली थी। भाई बहन के त्योहार का इमोशनल फायदा उठाने के लिए कुछ मिलावटखोर मिठाई के नाम पर जहर बेचने की तैयारी कर चुके थे, लेकिन उनके ये मंसूबे कामयाब नहीं हो पाए। इससे पहले कि वो इन्हें बाजार में बेच पाते, फूड डिपार्टमेंट का एक्शन शुरू हो गया। मध्य प्रदेश के देवास की तस्वीरें देखिए। ये मिठाइयां उस बहन की थाली तक पहुंचने वाली थीं, जो अपने भाई की रक्षा की कामना करते हुए उसे आज रक्षा का सूत्र बांध रही है। मुंह मीठा करवाने के लिए देवास के बाजार में बिक रहा ये जहर कभी भी घरों तक पहुंच सकता था, लेकिन प्रशासन अलर्ट था और रक्षाबंधन से ठीक पहले शहर में बड़े इलाके में कार्रवाई करके प्रतिबंधित मावे से बनी 972 किलो मिठाई जब्त कर ली गई। देवास में कलेक्टर से निर्देश मिलते ही तहसीलदार और खाद्य विभाग के अधिकारियों ने शहर की बड़ी बड़ी दुकानों पर छापेमारी शुरू कर दी। इस दौरान ऐसी मिठाइयां मिली जिन्हें प्रतिबंधित खोए से तैयार किया जा रहा था। देवास में एक्शन का आज तीसरा दिन है। पहले 2 दिनों में एक दुकान से 252 किलो और दूसरी दुकान से 700 किलो मिठाई जब्त की गई और इन सारी मिठाइयों को ट्रेंचिंग ग्राउंड में तहसीलदार के सामने नष्ट कर दिया गया। कल हुई जांच में सामने आया कि मध्य प्रदेश शासन द्वारा प्रतिबंधित एनालॉग मावे से इन मिठाइयों का निर्माण कराया जा रहा था। बड़ी भारी मात्रा में एनालॉग मावा तथा इस प्रकार के मिष्टान उक्त संस्थानों पर पाए गए, जिसे प्रशासन द्वारा कार्रवाई करके जब्त किया गया तथा आज उनका निष्टीकरण किया गया। कल की गई कार्रवाई में न्यू स्वदेशी स्वीट्स नयापुरा तथा जोधपुर स्वीट्स भोपाल चौराहा पर हमने कार्रवाई की। सर, आगे कार्रवाई जारी रहेगी? यह कार्रवाई आगे निरंतर जारी रहेगी। देवास में ये मिठाई जिस मावे से बनी थी वो खोया, सिंथेटिक दूध, ड्राइड मिल्क पाउडर, फैट, एसिड और हाइड्रोकार्बन से बनता है, जिससे हेल्थ की गंभीर समस्याएं हो सकती हैं। इसके बावजूद बड़ी दुकानों पर भी इसे बेचा जा रहा था। मध्य प्रदेश सरकार 12 अगस्त 2026 को सर्कुलर जारी करके इस खोए पर बैन लगा चुकी है। प्रशासन का कहना है कि छापेमारी की ये कार्रवाई जारी रहेगी। मध्य प्रदेश के बाद यूपी का रुख कीजिए। यूपी के मिर्जापुर में चोनार इलाके में फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट ने 10 कुंतल खोया जब्त करके उसे जमीन में दबा दिया। ये खोया रक्षाबंधन के मौके पर बेचे जाने की तैयारी थी। प्रशासन को आशंका है कि एक बड़ी खेप बाजारों में पहुंच चुकी है, इसलिए आज मिठाई खरीदते समय सावधान रहें। मिलावटखोरों के खिलाफ योगी सरकार के निर्देश साफ हैं, इसलिए जब चुनार मंडी में नकली खोए की सूचना मिली तो खुद एसडीएम मौके पर पहुंचे और 10 कुंतल खोया बरामद किया गया। वहीं बुलंदशहर में मिलावटी खाद्य पदार्थों की रोकथाम के लिए निगरानी का अभियान चल रहा है। बुलंदशहर में एफएसडीए की टीम टोल और नाकों पर लगातार गाड़ियों की जांच कर रही है। मिशन के दौरान एक बोलेरो मैक्स से करीब 400 किलो पनीर बरामद किया गया। टीम का दावा है कि ये पनीर 2 कंटेनर्स में रखा गया था, बाजार भेजा जा रहा था। शुरुआती जांच में पता लगा कि पनीर खट्टा है, इसलिए करीब 1,12,000 की कीमत वाला पनीर मौके पर ही नष्ट करवाया गया।
इस कार्रवाई से 24 घंटे पहले ही बुलंदशहर और गाजियाबाद में FSDA की टीम ने कई जगहों पर छापेमारी की। खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने बुलंदशहर के सिकंदराबाद में सिंघल स्वीट्स पर छापेमारी की। रेड के दौरान मिठाई की दुकान से अलग अलग नमूने इकट्ठे किए गए और उन्हें जांच के लिए लैब में भेजा गया। इसके साथ ही मिठाई की दुकान पर गंदगी समेत कई तरह की खामियां नजर आई थी, जिसको लेकर फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट के अधिकारियों ने दुकानदार को सुधार करने के निर्देश दिए। वहीं बुलंदशहर के जहांगीराबाद स्थित मिठाई बनाने की एक फैक्ट्री में भी खाद्य विभाग की टीम ने कार्रवाई की थी। इस फैक्ट्री में बर्फी और घेवर बनाए जा रहे थे। दोनों ही मिठाइयों की क्वालिटी में खाद्य विभाग के अधिकारियों को कमी लगी। जांच के बाद 35 किलो पुरानी मिठाई को मौके पर नष्ट करवा दिया गया। 24 घंटे पहले एक्शन गाजियाबाद में भी हुआ था, जहां फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट के अफसर और पुलिस की जॉइंट टीम ने नकली मावा बनाने वाली एक फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया। भोजपुर थाना क्षेत्र के कलछीना गांव में छापेमारी के दौरान मौके से भारी मात्रा में नकली मावा, खतरनाक केमिकल और उपकरण बरामद किए गए। आप जानकर हैरान हो जाएंगे, इस फैक्ट्री में ऐसे केमिकल का इस्तेमाल किया जा रहा था जो शवों को सुरक्षित रखने में इस्तेमाल होता है। राजधानी लखनऊ में तो एक ऐसी मिठाई की फैक्ट्री पर छापा मारा गया जिसके पास लाइसेंस ही नहीं था। यहाँ से 2 क्विंटल जहरीली मिठाई नष्ट की गई और 180 लीटर तेल सीज किया गया। खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने शहर के नीवा कासिमखेड़ा में मिठाई फैक्ट्री पर छापा मारा। बिना फूड लाइसेंस के चल रही इस फैक्ट्री को टीम ने बंद करा दिया। क्वालिटी की जांच के लिए मौके से पेड़ा, स्कीम्ड मिल्क पाउडर, रिफाइंड सोयाबीन तेल और चांदी के वर्क के सैंपल भी लिए। लैब रिपोर्ट आने के बाद और सख्त कार्रवाई हो सकती है। रक्षाबंधन से पहले विभाग के ताबड़तोड़ एक्शन से मिलावटखोरों में हड़कंप है। FSDA खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता बनाए रखने, साफ सफाई रखने और खाद्य सुरक्षा मानकों का पालन करने को लेकर सख्त निर्देश दे रहा है।